हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं जिसे आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और आज ये कंप्यूटर जीके का लास्ट पार्ट है। 3 वीडियो में हमारा पूरा कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों पर डाटा तथा सूचना का आदान प्रदान करना। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा को हम स्थानांतरण करते हैं या भेजते हैं तो उसमें नेटवर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेटवर्क की वजह से ही हम एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर पे भेज सकते हैं। तो नेटवर्क की वजह से ही हमें एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर पे भेज सकते हैं। तो नेटवर्क संचार में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक तो प्रेषक होता है जो डाटा भेजता है। माध्यम क्या होता है? माध्यम की वजह से जिससे डाटा प्राप्तकर्ता तक पहुंच पाता है। और जो भेजने और प्राप्त करने की विधि होती है वो इस वीडियो में हम सारा पढ़ेंगे। पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो ईथरनेट जो है वो 1981 में पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। ये लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। LAN, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क का पहला उदाहरण क्या था? तो वो था ईथरनेट जो 1981 में शुरू हुआ था। प्रोटोकॉल क्या है? डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए प्रोटोकॉल की भी आवश्यकता होती है जो इसका मार्ग तय करता है। डाटा स्थानांतरण के लिए बनाए गए नियम, उसकी प्रक्रिया का समूह जो है वो प्रोटोकॉल कहलाता है। तो प्रोटोकॉल में कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं? TCP IP, ये इंटरनेट पर एक पॉपुलर प्रोटोकॉल है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट पर जो है ये सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल है। दूसरा है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो फाइल सेंड करने और प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये मेल भेजने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जबकि एक होता है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये मेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल भेजने के लिए FTP हो गया। इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर कौन सा है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये WW जो है इस पर यूज किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब नोड क्या होता है? कंप्यूटर, विभिन्न कंप्यूटरों का अंतिम बिंदु जो नेटवर्क संसाधनों का उपयोग करते हैं। जो नेटवर्क से जब कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो वो नोड के माध्यम से जोड़ा जाता है। सर्वर क्या होता है? जब बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं तो उनमें एक कंप्यूटर जो है एक सभी प्रकार की जिम्मेदारी निभाता है। मतलब एक कंप्यूटर से ही अन्य कंप्यूटर जो हैं चलाए जाते हैं, मतलब जो सारे कंट्रोल किए जाते हैं एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर। जैसे किसी ऑफिस में एक कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर बना दिया जाता है, उससे सारे कंप्यूटर कंट्रोल किए जाते हैं, तो उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। संचार की विधियाँ क्या हैं? कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजा जाता है तो उसमें संचार की विधियाँ किस प्रकार से होती हैं? तो 3 विधि हैं, सिंप्लेक्स विधि, अर्ध डुप्लेक्स विधि और पूर्ण डुप्लेक्स विधि। सिंप्लेक्स विधि क्या है? इसमें डाटा सूचना सिर्फ एक दिशा में ही जा सकता है। जैसे एग्जांपल रेडियो और टेलीविज़न। रेडियो की हम आवाज़ सुन सकते हैं, हम उसको वापस रिप्लाई नहीं कर सकते। या टेलीविज़न है, उसका हम खाली देख सकते हैं या सुन सकते हैं, उसको हम वापस कुछ नहीं दे सकते या भेज सकते, कुछ कह नहीं सकते उससे। तो डाटा उस सूचना हमें एक दिशा में ही प्राप्त हो रहा है। दूसरा है अर्ध डुप्लेक्स विधि, दोनों दिशाओं में लेकिन एक समय में एक ओर से ही होगा। 2 तार होते हैं इसमें। टेलीफोन पे क्या है? या तो हम आवाज़ सुनते हैं या फिर हम बोलते हैं तो दूसरा वाला सुनता है, अगर दूसरा बोलता है तो हम ही सुनते हैं। दोनों एक साथ सुनने से जो है आवाज़ समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए अर्ध डुप्लेक्स विधि जो है इसका एग्जाम्पल टेलीफोन हो गया। जबकि सिंप्लेक्स विधि जो है इसका उदाहरण हो गया रेडियो और टेलीविज़न। तो इसमें प्रेषण और प्राप्तकर्ता के बीच में 2 तार होते हैं। जबकि पूर्ण डुप्लेक्स विधि जो है इसमें दोनों दिशाओं में डाटा एक साथ प्रेषित किया जा सकता है। इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। तो ये डाटा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजने के लिए जो है प्रेषक से प्राप्तकर्ता के मध्य जो है डाटा संचार की 3 विधियाँ हैं। आगे देखते हैं बैंडविड्थ क्या होता है। उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की जो सीमा है जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है, उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति जो है उसे बैंडविड्थ कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ डाटा स्थानांतरण की गति जिसे बिट पर सेकंड में मापा जाता है और इसे कहते हैं बॉन्ड। अगर विशाल बैंडविड्थ है, मतलब अच्छी जो है उच्च क्वालिटी का है या उच्च सिग्नल है, तो उसे ब्रॉडबैंड कहते हैं, जिसके माध्यम से नेटवर्क जो है कंप्यूटर में
जो है इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है ब्रॉडबैंड, और कम अगर बैंडविड्थ है तो वो कहलाता है बेस बैंड। आगे देखते हैं संचार के माध्यम। जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, तो युग्म तार यूज किया जाता है, दो तार आपस में लिपटे रहते हैं इसमें और संतुलित माध्यम बनाते हैं। दूसरा है कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। ये जो है सारे पार्ट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब डाटा भेजा जाते हैं तो इन चीज़ों की आवश्यकता उसमें पड़ती है। एक होता है प्रकाशीय तंतु, ये प्लास्टिक या सिलिका का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है किस चीज़ का बना होता है। एलईडी या लेज़र डायोड द्वारा संकेत युक्त प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए पुनः संकेत में उसे बदलने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या होता है, ये प्रकाश को संकेत में बदल देता है, पुनः संकेत को प्रकाश में बदल देता है। तो ये प्रकाशीय तंतु है। और ये किस क्रियाविधि पर, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि किसकी क्रियाविधि पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो जो ये होता है हमारा प्रकाशीय तंतु, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। अब संचार उपग्रह की बात कर लेते हैं। संचार उपग्रह के माध्यम से ही जो है नेटवर्क सब में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो संचार उपग्रह जो होते हैं ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं और ये 2 आवृत्ति पर कार्य करते हैं। आवृत्ति देख लेते हैं। एक तो सी बैंड हो गया जो 4 से 6 गीगाहर्ट्ज हो गया, दूसरा केयू बैंड हो गया जो 11 से 14 गीगाहर्ट्ज हो गया। 1 गीगाहर्ट्ज में जो है 10 की पावर 9 हर्ट्ज होता है। इसमें भी यहाँ से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जब इसमें 6 या 14 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति को उपग्रह की ओर भेजा जाता है, उपग्रह पर स्थित ट्रांसपोर्टर इसे एम्पलीफाई संवर्धित करके 4 या 11 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति को वापस भेज देता है। तो जब संचार जो उपग्रह है उसके माध्यम से कनेक्टिविटी सब में उपलब्ध कराई जाती है तो वहाँ पे किस आवृत्ति को भेजा जाता है, 6 से 14 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति को भेजा जाता है। फिर जो संचार उपग्रह होता है उसका एक ट्रांसपोर्टर जो होता है उसे एम्पलीफाई करके मतलब संवर्धित करके वापस पृथ्वी पर किस गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति को भेजता है, 4 से 11 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति को। तो भेजा कौन सा जाता है, 6 का, और प्राप्त क्या होता है, 4 का। 6 या 14 या 4 या 11 का हमें प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है। ईथरनेट केबल क्या है, ईथरनेट पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ईथर है। और ये किसका उदाहरण है, ये लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। इस कंप्यूटर में नेटवर्क डिवाइस, मॉडेम, टेलीफोन, राउटर जोड़कर लोकल एरिया नेटवर्क भी बनाया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क जो है किसी कैंपस में या 1 से 10 किलोमीटर तक के एरिया में जो है लोकल एरिया नेटवर्क जो है बनाया जा सकता है। अगला है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया ये है कि कंप्यूटर जो है हमारा डिजिटल सिग्नल को समझता है। कंप्यूटर जो है डिजिटल सिग्नल को समझता है, जबकि जो लाइन आती है उस पर एनालॉग सिग्नल आता है। जो रेडियो संकेत की लाइन है उस पर एनालॉग सिग्नल आते हैं। तो एनालॉग सिग्नल को जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल समझता है, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में जो है मॉडेम कन्वर्ट कर देता है। फिर से कंप्यूटर के जो डिजिटल सिग्नल हैं उसे फिर से एनालॉग सिग्नल में मॉडेम कन्वर्ट कर देता है। उस प्रक्रिया को डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। और एनालॉग सिग्नल को जब डिजिटल में बदलता है उस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो मॉड्यूलेशन जो है मॉडेम जो है ये मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की क्रिया करता है, इसलिए इसे इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार की युक्ति कहा जाता है। तो इसको देख लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संकेत जो हैं इसकी आवृत्ति कम होने के कारण ये ज़्यादा दूर जाने में सक्षम नहीं होते, इसलिए इन संकेतों को अधिक दूर भेजने के लिए जो उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं उनका उपयोग किया जाता है और इसे क्या कहा जाता है, वाहक तरंगे। डिजिटल सूचना संकेतों को वाहन संकेतों पर अध्यारोपित किया जाता है। तो ये यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संकेत होते हैं डिजिटल संकेत कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न रेडियो तरंगों ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। मतलब जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेत होते हैं ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, इसलिए जो केवल होती है वाहन तरंगे होती है उन पे एनालॉग सिग्नल पे इनको अध्यारोपित कर दिया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, मॉडेम के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। जबकि वापस जब इसे वाहन तरंग के एनालॉग संकेत को वापस डिजिटल संकेत में बदला जाता है तो इसे डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये मॉडेम की जो प्रक्रिया है यही है कि जो हमारा कंप्यूटर है ये डिजिटल संकेत समझता है, जबकि रेडियो की जो लाइन होती है उस वाहक तरंग जो होती है उस पर एनालॉग सिग्नल होते हैं। तो इसको एनालॉग को डिजिटल में बदलना मॉड्यूलेशन और डिजिटल से वापस पुनः एनालॉग में बदलना डिमॉड्यूलेशन
कहलाता है। अब इसके 3 गुण होते हैं, एनालॉग संकेत के 3 गुण होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है आवृत्ति, आयाम, कला। तो अगर आयाम मॉड्यूलेशन है तो वहाँ पे आवृत्ति और फेज जो है दोनों नियत रहेंगे। मतलब आयाम मॉड्यूलेशन में आवृत्ति और कला जो है ये दोनों नियत रहेंगे, जबकि एनालॉग संकेतों को आयाम डिजिटल संकेतों के आयाम के अनुसार बदला जाएगा। मतलब जिस प्रकार का मॉड्यूलेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको बदला जाएगा। मतलब एनालॉग संकेत जो हैं के आयाम जो है, एनालॉग संकेत जो है उसके आयाम को डिजिटल संकेतों के आयाम के अनुसार ही बदला जाएगा, क्योंकि हम डिजिटल सिग्नल जो है एनालॉग सिग्नल के ऊपर अध्यारोपित कर रहे हैं। क्योंकि डिजिटल संकेत जो हैं ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, इसलिए इन्हें एनालॉग संकेतों के ऊपर अध्यारोपित करके ज़्यादा दूर तक भेजा जाता है और ये इसके आयाम के अनुसार ही बदला जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हमें प्राप्त होता है वीडियो सिग्नल, मतलब चित्र हमें इसके माध्यम से दिखाई देते हैं। दूसरा क्या है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या है कि एनालॉग संकेतों की आवृत्ति जो है डिजिटल संकेतों के अनुसार बदली जाएगी, जबकि इसमें आयाम और कला नियत रहेगा। जिस प्रकार का मॉड्यूलेशन होगा वो ही बदला जाएगा, बाकी दो चीज़ें जो है इसमें कांस्टेंट रहेंगी। तो आवृत्ति के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है, ऑडियो सिग्नल, जबकि आयाम के माध्यम से क्या प्राप्त हो रहा था, वीडियो सिग्नल। अब तीसरा हमारा है फेज मॉड्यूलेशन। इसमें क्या है, एनालॉग संकेतों की कला जो है वो डिजिटल संकेतों के अनुसार बदली जाएगी, इसे कहेंगे हम फेज मॉड्यूलेशन। और इससे हमें क्या प्राप्त होता है, डाटा प्रेषित कर सकते हैं, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डाटा जाता है। तो इसमें बाकी दो चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, आवृत्ति और आयाम। तो इस प्रकार से हम ये देख लेते हैं कि आयाम मॉड्यूलेशन जो है ये वीडियो सिग्नल प्राप्त करता है, आवृत्ति जो है वो ऑडियो सिग्नल, और कला जब होती है कला मॉड्यूलेशन तो उसमें डाटा प्राप्त होता है। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वीडियो सिग्नल किसके माध्यम से प्राप्त होता है, तो आयाम मॉड्यूलेशन के, ऑडियो सिग्नल आवृत्ति मॉड्यूलेशन के माध्यम से, और डाटा जो है वो कला मॉड्यूलेशन के माध्यम से प्राप्त होता है। तो यहाँ से सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो कंप्यूटर हमारा वो डिजिटल सिग्नल को समझता है, जबकि रेडियो लाइन जो होती है इस पर एनालॉग सिग्नल आते हैं। तो एनालॉग सिग्नल को कंप्यूटर सिग्नल में बदलने के लिए मॉड्यूलेशन, और फिर से डिजिटल जो सिग्नल हैं उसको एनालॉग सिग्नल में डीमॉड्यूलेशन। और दूसरी प्रक्रिया यही है कि कंप्यूटर जो है इसके डिजिटल सिग्नल वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, तो इसलिए जो रेडियो लाइन है उस पर एनालॉग सिग्नल पर इसके डिजिटल सिग्नलों को अध्यारोपित कर दिया जाता है, जिससे वो ज़्यादा दूर तक चले जाएं। इसे मॉड्यूलेशन प्रक्रिया कहते हैं, जबकि वापस इसे प्राप्त करने के लिए डीमॉड्यूलेशन प्रक्रिया कहलाती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। इससे हमें आयाम मॉड्यूलेशन से वीडियो सिग्नल प्राप्त होता है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन से ऑडियो सिग्नल, और फेज मॉड्यूलेशन से डाटा प्राप्त होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वैसे और भी पार्ट होते हैं, जैसे कैंपस में अगर नेटवर्क है, मतलब किसी कैंपस का खुद का नेटवर्क है तो वो कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो ये चीज़ें अलग से हैं। बाकी जो मेन होते हैं वो 3 होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क LAN, ये कितने किलोमीटर तक होता है, 1 से 10 किलोमीटर तक का एरिया इसमें कवर होता है। और इसका प्रिय एग्जाम्पल कौन सा है, वो है ईथरनेट। इसका विकास किसने किया है, तो बॉब मैटकॉफ ने 1973 में किया। और बस टोपोलॉजी तथा कोएक्सियल केबल का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। टोपोलॉजी हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कंप्यूटर को किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं नेटवर्क में, तो वो आगे पढ़ेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क जो है कितने किलोमीटर तक एरिया, 1 से 10 किलोमीटर। इसका एग्जाम्पल क्या है, ईथरनेट। ईथर जबकि पहला कंप्यूटर नेटवर्क भी है। इसका विकास किसने किया, बॉब मैटकॉफ ने 1973 में। और इसमें प्रयोग किसका किया जाता है, बस टोपोलॉजी तथा कोएक्सियल केबल का। दूसरा है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें 100 किलोमीटर तक का एरिया कवर होता है। जैसे पूरा एक शहर कवर कर दिया, तो एक शहर कवर कर दिया जाता है तो वहाँ पे कोई केबल टेलीविज़न नेटवर्क जैसे कोई भी कंपनी जो है अपनी पूरे शहर में अपना डाटा प्रोवाइड करा रही है केबल के माध्यम से, तो वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उदाहरण हो जाएगा। इसमें विभिन्न लैन को भी जोड़ सकते हैं, जैसे 1 से 10 किलोमीटर तक का एरिया लोकल एरिया नेटवर्क में कवर होता है, तो इसके बहुत सारे जो है लोकल एरिया नेटवर्क जोड़कर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी बना सकते हैं। तो ये इसका एग्जांपल हो गया केबल टेलीविज़न नेटवर्क। दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन एक देश या महाद्वीप या पूरे विश्व में जो है इसका क्षेत्र रहता है। इसका उदाहरण इंटरनेट है जो पूरे विश्व में व्यापक है। संचार उपग्रह के माध्यम इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में इंटरनेट इसका उदाहरण है जो CMC कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉरपोरेशन द्वारा
शुरू किया गया था। भारत में क्या है इसका उदाहरण? इंडोनेट। जबकि वाइड एरिया नेटवर्क का मुख्य उदाहरण क्या है? वो है इंटरनेट, जो पूरे विश्व में व्यापक है। ठीक है, अगला है हमारा विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा है? तो वो है अर्पानेट, जो अमेरिका में शुरू हुआ था। अर्नेट क्या है? भारत में शिक्षा के लिए शुरू किया जाने वाला नेटवर्क है। निकनेट क्या है? भारत में प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क है निकनेट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला वो है स्विफ्ट। तो ये नेटवर्क है कुछ तो इंपॉर्टेंट है। जैसे विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा है? तो वो है अर्पानेट। जबकि विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा था? तो वो था ईथरनेट, वो लोकल एरिया नेटवर्क है। जबकि ये क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। अब टोपोलॉजी के माध्यम से जोड़ लेते हैं कि जो बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं उनको किस माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है वो कि विभिन्न नोड को जोड़ने का तरीका क्या होता है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें जैसे 5 कंप्यूटर है, ये स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। इसमें एक कंप्यूटर को होस्ट माना जाता है, जबकि उससे 4 कंप्यूटर जोड़े जाते हैं। ABCD 4 कंप्यूटर इसके माध्यम से जोड़े जाते हैं और एक कंप्यूटर को इसमें होस्ट माना जाता है। जबकि अगली टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। इसमें एक ट्रांसमिशन लाइन होती है ये, और इससे सभी कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। जबकि इसमें कोई भी होस्ट कंप्यूटर नहीं होता, मतलब कोई भी मुख्य कंप्यूटर नहीं होता, सभी कंप्यूटर समान रूप से इस लाइन से जुड़े रहते हैं। तो ये बस टोपोलॉजी कहलाती है। अगला है हमारा रिंग टोपोलॉजी। इसमें सारे कंप्यूटर एक रिंग के माध्यम से जुड़े होते हैं। मैश टोपोलॉजी क्या है? इसमें प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। जैसे ये कंप्यूटर इस सबसे जुड़ा रहेगा, ये भी सबसे जुड़ा रहेगा, तो ये मैश टोपोलॉजी कहलाती है। आगे देखते हैं इंटर नेटवर्किंग टूल, मतलब जो इंटर नेटवर्किंग टूल है उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग प्रोटोकॉल टोपोलॉजी को जोड़ने के लिए प्रक्रिया में प्रयुक्त हार्डवेयर क्या है? तो हब किसे कहते हैं? विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क गेटवे क्या है? तो विभिन्न 2 लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए नेटवर्क गेटवे का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। रिपीटर की बात करें तो नेटवर्क में जब डाटा कभी कहीं लंबी दूरी के लिए भेजना हो, तो डाटा जब लंबी दूरी के लिए भेजना हो तो वहाँ पे उसमें कोई क्षति ना हो, मतलब डाटा कहीं खर्च ना हो या बेकार ना जाए, उसको भेजने के लिए विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। रिपीटर के माध्यम से जो है डाटा जो है नेटवर्क में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विश्वसनीयता के साथ चला जाता है। राउटर क्या है? डाटा संकेत जो है ये एक पैकेट के रूप में से बना लेता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये इस प्रकार से तय करता है कि छोटे रास्ते से और अच्छी तरीके से वहाँ पे पहुँच जाए। तो ये राउटर पर होता है, राउटर के माध्यम से। जबकि रिपीटर के माध्यम से बिना डाटा क्षतिग्रस्त के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। बेतार तकनीक की बात करें कि वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसमें ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है, हम एक जो है माध्यम को दूसरे माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं इनके माध्यम से। तो वाईमैक्स क्या है? ये 50 किलोमीटर तक एरिया कवर कर लेता है। वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है। 3.3 से 3.4 गीगाहर्ट्ज़ के मध्य कार्य करता है। ब्लूटूथ क्या है? ये 100 मीटर तक का एरिया कवर कर लेता है जब हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। 2.4 से 2.8 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति के बीच कार्य करता है। USB पोर्ट से भी इसको जोड़ा जा सकता है। तो ब्लूटूथ जो है उसके USB पोर्ट से भी हम जोड़ सकते हैं। वाईफाई क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क में 100 मीटर की दूरी कवर करता है वाईफाई के माध्यम से भी हम डाटा एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या है? तो इसमें GSM का प्रयोग होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसके माध्यम से ही वाईफाई इस प्रकार की जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये वर्क करती है। COM में क्या है? कोड डिबेक्सो मल्टीप्लस एक्सिस। इस प्रोटोकॉल से मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट प्राप्त करने के लिए वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी में इस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। वाईफाई की तरह एक लाईफाई होती है, लाइट फाइडेलिटी, लेकिन ये वाईफाई से बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। इसमें फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या होता है। इंटरनेट क्या है? ये निजी रूप से प्रयोग किया जाने वाला इंटरनेट है। इसमें क्या है? किसी ऑफिस के सिर्फ कर्मचारी या सदस्य ही उस नेट का यूज कर सकते हैं। जबकि एक्स्ट्रानेट क्या है? ये भी निजी रूप से यूज होता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को हम उस यूज़र नेम पासवर्ड के माध्यम से जो है उस इंटरनेट की सुविधा दे सकते हैं। जबकि इंटरनेट क्या है? सिर्फ उस ऑफिस के कर्मचारी सदस्य यूज कर सकते हैं। जबकि एक्स्ट्रानेट क्या है? हम किसी दूसरे व्यक्ति को भी यूज़र आईडी और पासवर्ड बता के इंटरनेट यूज करवा सकते हैं। आगे क्या है? कंप्यूटर कीबोर्ड के मध्य जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या कहलाता है? तो वो सिंप्लेक्स कहलाता है। WLL क्या है? तो वायरलेस इन लोकल लूप जो है WLL कहलाता है।
5G 4G 3G जो है, इसमें जी क्या कहलाता है, तो जनरेशन होता है। ISDN क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है। सिम जो होता है हमारा मोबाइल में जो सिम होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे देखते हैं, हमारा अगला चैप्टर है इंटरनेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से देखते हैं। इंटरनेट क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, ये हमने पीछे पढ़ लिया। इंटरनेशनल नेटवर्किंग इसकी फुल फॉर्म है। इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, तो 1962 में प्रो जेसी ल्यूक्वाइडर ने इंटरनेट का विकास किया। इंटरनेट का जनक इनको कहा जाता है, जबकि इंटरनेट के पिता के रूप में बिट सर्फ को जाना जाता है। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने पहला वाइड एरिया नेटवर्क शुरू किया था, अर्पानेट, यह भी पहले बता दिया। एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी नेट दुनिया का पहला नेटवर्क है, जबकि दुनिया का पहला लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा था, वो था ईथरनेट। टिम बर्नर्स-ली क्या है, इन्हें WWW का जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इसके जनक के रूप में टिम बर्नर्स-ली को जाना जाता है। 1989 में इसका प्रस्ताव दिया था इन्होंने, और जब ही जो है इन्होंने 1989 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किया था। मोज़ेक जो है वो है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, जो WWW पर प्रयुक्त होने वाला पहला वेब ब्राउज़र था। इसका प्रयोग 1993 में मार्क एंडरसन ने किया था। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से याद रखें। भारत में जो है इंटरनेट की जो सेवा प्रारंभ की है, वो 15 अगस्त 1995 को BSNL ने की है। ये विदेश संचार निगम लिमिटेड है, ये वाला बी नहीं है, ये भारत संचार निगम लिमिटेड नहीं है, ये विदेश संचार निगम लिमिटेड है, इसने ये सेवा शुरू की थी। आगे क्या है, ICANN क्या है, ये इस संगठन ने इंटरनेट पर IP एड्रेस तथा डोमेन नेम प्रदान किए। मतलब इंटरनेट के विकास में ही इन संस्थाओं का योगदान है। 1998 में इंटरनेट पर IP एड्रेस दिया, तो IP एड्रेस और डोमेन नेम को हम अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्या है, W3C वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम, यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, टिम बर्नर्स-ली के नेतृत्व में काम करती है। 1994 में इसका गठन हुआ था। अब इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो एक तो वेब ब्राउज़र होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा हमें कोई सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब हमारे पास फ़ोन में नेट होना चाहिए। तो वो नेट कौन देगा, कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कंपनी होती है जियो हो गया, वोडाफोन, ये हमें अगर नेट प्रोवाइड करा रही हैं, तभी हम इंटरनेट का यूज मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में कर सकते हैं। इसके द्वारा प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने पर एक IP एड्रेस दिया जाता है। तो IP एड्रेस के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी। प्रत्येक कंप्यूटर का IP एड्रेस अलग होता है, ये कभी किसी भी दो कंप्यूटर का सेम नहीं हो सकता। PC क्या है, हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें हम इंटरनेट का यूज करेंगे। मॉडेम होना चाहिए जिससे हम इंटरनेट को कंप्यूटर से कनेक्ट करें, या NIC होना चाहिए, या केबल के माध्यम से इंटरनेट हमारा कंप्यूटर में कनेक्ट होना चाहिए, तभी हम कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। संचार माध्यम टेलीफोन लाइन या वायरलेस तकनीक, या तो मॉडेम होना चाहिए जिसके माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई संचार माध्यम या टेलीफोन लाइन के माध्यम से हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है इंटरनेट से जुड़ने के लिए ज़रूरी होती हैं। अब IP एड्रेस कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप समझें। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को उसकी पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है। मतलब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, वो प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक IP एड्रेस देते हैं, वो उसका अंकीय पता कहलाता है। इसे क्या कहते हैं हम, IP एड्रेस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्येक कंप्यूटर को दिया जाता है। ये किसी भी दो कंप्यूटर का IP एड्रेस सेम नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व भर में चाहे कितने ही कंप्यूटर हैं, किसी भी दो कंप्यूटर का ये IP एड्रेस क्या है, सेम नहीं हो सकता। यह पता किसके द्वारा दिया जाता है, तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान कर रहे हैं, उसके द्वारा प्रत्येक कंप्यूटर को ये दिया जाता है। तो क्लियर हो गया कि प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, वो एक विशेष अंकीय पता देते हैं, और ये किसी भी दो कंप्यूटर का IP एड्रेस सेम नहीं हो सकता। अब IP एड्रेस की बात करें तो IP एड्रेस क्या है, अगर वो ISDN DSL केबल से जुड़ने पर, अगर केबल के माध्यम से दिया जा रहा है तो वो स्टैटिक स्थायी होता है। अगर मॉडेम का प्रयोग किया जा रहा है उसमें, मतलब केबल नहीं जुड़ रहा, मतलब मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट हमें मिल रहा है, तो वो अस्थायी होता है। तो स्थायी और अस्थायी में भी ये फ़र्क हो गया। अब IP एड्रेस में होता क्या है, IP एड्रेस जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करा रही है, वो किस प्रकार का होता है। तो IP एड्रेस के बारे में हम पढ़ते हैं। IPv4 जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 था पहले,
और उसके बाद 6 भी आ गया है, तो पहले 4 के बारे में पढ़ लेते हैं। ये इंटरनेट उपयोगकर्ता संख्या बढ़ने के कारण 4 से 6 में जो है अपग्रेड किया गया है। पहले 4 था, लेकिन इंटरनेट जो कनेक्शन लगातार कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से 4 में 6 में अपग्रेड इसको कर दिया है। तो ये क्या होता है कि 0 से 255 तक के अंकों का 4 सेट का होता है, मतलब 4 सेट का, जैसे 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, तो ये 4 सेट का होता है, इस प्रकार का होता है। 32 बिट नंबर का प्रयोग किया जा सकता है। 3 डॉट द्वारा अलग अलग किया जाता है। इसमें 3 डॉट हैं, एग्जाम्पल भी आपके सामने, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो 3 डॉट के माध्यम से इसको अलग किया जाता है। तो ये IP एड्रेस होता है कंप्यूटर का। अब इसको हम आगे देखेंगे डोमेन नेम का क्या यूज है इसमें। तो पहले इसको देख लेते हैं। 32 बिट नंबर का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। तो लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर कनेक्शन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो 32 बिट जो है ये कम पड़ने लगा। मतलब 32 बिट क्या है, इसके अब कम पड़ने लगा, क्योंकि इंटरनेट में जो है उपयोगकर्ता बढ़ने लगे हैं। तो अब किसका यूज किया जाने लगा है, IPV इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का प्रयोग किया जाने लगा। अब इसमें 128 बिट नंबर का प्रयोग होने लगा है। अब पहले इस प्रकार का IP एड्रेस दिया जाता था, अब कैसा IP एड्रेस दिया जाने लगा है, इस प्रकार का, क्योंकि उपयोगकर्ता की संख्या बढ़ गई है। इसमें 4 हेक्साडेसिमल अंकों का 8 समूह होता है, जिसमें प्रत्येक में 4 होंगे, जैसे 2001, 1276, इस प्रकार से हम संख्या का भी यूज कर सकते हैं, ABC का भी यूज कर सकते हैं। तो ये 8 समूह होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से IP एड्रेस जो है अब कंप्यूटर को दिया जाता है। इसे कॉलोन्स के द्वारा अलग किया जाता है, उसमें क्या था, डॉट के माध्यम से अलग किया जाता था। तो इस प्रकार से ये IP एड्रेस हो गया। ये प्रत्येक कंप्यूटर का होता है, मतलब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है कंपनी, ये प्रत्येक कंप्यूटर को प्रोवाइड कराती है। अब IP एड्रेस के आगे हम देखते हैं क्या क्या होता है। अब बात करते हैं डोमेन नेम सिस्टम की। अब ये प्रत्येक कंप्यूटर का होता है। अब हमें कहीं कंप्यूटर पे किसी को कुछ डाटा भेजना हो, तो इतना बड़ा IP एड्रेस याद रखना आसान नहीं होता। तो इसलिए क्या है, डोमेन नेम सिस्टम ने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है। वो IP एड्रेस को क्या है, डोमेन नेम में बदल देता है। जो IP एड्रेस, जो डोमेन नेम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये डोमेन नेम में इस IP एड्रेस को बदल देता है। और जब हम डोमेन नेम कहीं सर्च करते हैं कुछ भेजने के लिए, तो वो फिर से उसे IP एड्रेस में बदल देता है। तो मतलब जो यूज करता है उसकी सहूलियत हो गई है कि उसे ज़्यादा लंबा अंकीय पता ये याद करना नहीं पड़ेगा। तो क्या है, देख लेते हैं। अंकीय पता याद करने में कठिन होता था, लेकिन कंप्यूटर बाइनरी अंकों वालों के ही अंकीय पता समझ पाता है। तो अगर डोमेन नेम सिस्टम इसको डोमेन नेम में बदल देता है, लेकिन वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इसी प्रकार के बाइनरी अंकों वालों को ही समझता है। तो इस प्रकार उसको समझ नहीं सकता। तो इसलिए क्या है, DNS ने क्या काम किया, ये IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदल देता है, जिससे याद करने में आसानी हो जाती है। लेकिन वेब ब्राउज़र पर टाइप करते हुए DNS डोमेन नेम सिस्टम जो है फिर से उस डोमेन नेम को अंकीय पता में बदल देता है, जिससे कंप्यूटर बाइनरी अंक से पहचान करके इसे स्थापित कर पाता है। तो सिंपल है, डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है कि इस IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है, क्योंकि हमें याद करने में आसानी होती है। लेकिन कंप्यूटर उस डोमेन नेम को समझ नहीं पाता है, तो फिर से उसे टाइप करते हुए वो IP एड्रेस में बदल देता है। तो DNS का ये मेन रोल है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब डोमेन नेम सिस्टम में क्या है, सभी डोमेन नेम तथा उससे संबंधित IP एड्रेस का ये संग्रह है। डोमेन नेम में छोटे या बड़े अक्षर दोनों में समान परिणाम मिलते हैं, मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है। इसमें बड़े और छोटे जो है हम वर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब जो अक्षर है यूज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार से कंप्यूटर का IP एड्रेस हो गया, उस प्रकार से हम वेबसाइट के बारे में पढ़ते हैं। नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है। जैसे कंप्यूटर में IP एड्रेस दिया गया था, उसमें प्रत्येक वेबसाइट को भी एक विशेष नाम दिया जाता है। 2 वेबसाइट डोमेन नेम एक समान नहीं हो सकता। जैसे कंप्यूटर का IP एड्रेस सेम नहीं हो सकता, उसी प्रकार 2 वेबसाइट का क्या है, डोमेन नेम सेम नहीं हो सकता। वेबसाइट का नाम याद रखने के लिए डोमेन नेम होता है, लेकिन DNS उसको IP एड्रेस में बदल देता है, जिससे उसकी पहचान हो सके। वही चीज़ है कि डोमेन नेम जो सिस्टम जो है उस IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदल देता है, जिससे याद करने में आसानी हो। फिर जब हम उसे टाइप करते हैं, तो जो सर्वर है, मतलब जो है वो IP एड्रेस को ही समझता है, तो वो डोमेन नेम सिस्टम जो है फिर डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदल देता है। अब इसमें देख लेते हैं कि जो वेबसाइट है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। डोमेन नेम वेबसाइट का नाम होगा। एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं।
डोमेन नेम वेबसाइट का नाम, एक्सटेंशन का नाम, और www जो है अगर ये हम टाइप ना करें तब भी वो स्वतः जोड़ लेता है। मतलब एड्रेस बार में हम इसको टाइप ना करें तो ये फिर भी जोड़ लेता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो डोमेन नेम होता है वो www.google.com अगर इस तरीके से करें तो www तो स्वतः वो जोड़ लेता है, जबकि गूगल हो गया, ये डोमेन नेम हो गया, और जो COM लगाते हैं हम आगे, ये एक्सटेंशन हो गया। अब इसमें एक्सटेंशन में देख लेते हैं, ये अंक या अक्षर दोनों में हो सकते हैं, मैक्सिमम 64 करैक्टर तक का हो सकता है। इसमें एकमात्र विशेष करैक्टर जो है इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया जा सकता है। नाम और एक्सटेंशन को डॉट द्वारा हम अलग करते हैं, जैसे www, तो इनके बीच में जो डॉट है उसके द्वारा हम एक्सटेंशन को अलग करते हैं। COM जो है ये एक्सटेंशन है, तो इसको हम डॉट के माध्यम से अलग करते हैं। तो ये डोमेन नेम होता है। अब डोमेन नेम की बात करें, इसे डोमेन इंडिकेटर या TLD भी कहते हैं। जो संगठन को इंगित करने वाला डोमेन होता है वो जेनेटिक डोमेन कहलाता है। जो देश को इंगित करने वाला होता है वो कंट्री डोमेन कहलाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, कहीं कहीं आपको डॉट के बाद एजुकेशन, अगर एजुकेशन से संबंधित तो EDU मिलेगा, व्यावसायिक से संबंधित है तो कॉमर्शियल मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को संस्थान है तो ORA मिलेगा। मतलब डॉट के बाद जो आपको एक्सटेंशन मिलता है, तो इस प्रकार के एक्सटेंशन आपको मिलेंगे। अब एक यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है। उसी वेबसाइट में जो है अभी हमने डोमेन नेम पढ़ा वो उसी वेबसाइट के पते में आता है। नेटवर्क पर किसी वेबसाइट का पता जो है वो URL कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी वेबसाइट पर पहुंचने के लिए वेबसाइट का URL वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में टाइप किया जाता है। URL में डोमेन नेम शामिल होता है, जिसे शब्द, अंक या विराम चिन्ह हो सकते हैं। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, URL में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी हमने पीछे डोमेन नेम ये पढ़ा है इस प्रकार से, www.google.com, ये जो है हमने डोमेन पढ़ा है, तो ये आपको अभी आगे मिल जाएगा एग्जाम्पल में। तो ये हमारा डोमेन नेम इतना एरिया में आ गया, ये इतना आ गया। अब URL क्या होता है, ये URL जो होता है पूरा होता है। URL में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नाम, मतलब जिसके माध्यम से चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। तो इसमें हम प्रोटोकॉल को कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे HTTP हो गया, अगर मेल भेज रहे तो SMTP हो गया, या इंटरनेट पे हम TIP/IP जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, /: 2 स्लैश का यूज किया जाता है। तीसरा क्या है, सर्वर का नाम पता होता है जिसमें डोमेन नेम आ गया, ये तीसरा हो गया। वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता हो गया। और लास्ट में आता है फाइल का नाम, इंडेक्स HTML। तो URL में क्या शामिल नहीं होता, इस प्रकार का एक प्रश्न वीडियो के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसमें ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, :/ होता है, सर्वर का नाम, डोमेन का नाम होता है, वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता होता है, और फाइल का नाम भी होता है। तो ये पाँचों चीज़ इसमें होती हैं। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें खाली स्पेस का यूज नहीं कर सकते, मतलब जो ये है आपको खाली स्पेस दिख रहा है ये यूज नहीं कर सकते, ये खाली समझाने के लिए मैंने अलग अलग लिखे हुए हैं। / फाइल के डायरेक्टरी पथ को दर्शाता है, जो स्लैश है ये पथ को दर्शाता है कि डाटा किस दिशा में जा रहा है। URL में छोटे बड़े अक्षरों का ध्यान रखना होता है, इसमें केस सेंसिटिव होता है। अगर छोटा W है या G छोटा है तो हम छोटा ही G यूज करेंगे, बड़ा G यूज नहीं कर सकते। तो केस सेंसिटिव होता है। URI क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जो फाइल के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि URL में क्या शामिल नहीं होता है, तो ये चीज़ें पांचों शामिल होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा दिया आपको। ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये हो गया पहले नंबर पे, दूसरा ये स्लैश हो गया, तीसरा ये डोमेन नेम या सर्वर का नेम हो गया, चौथा वेब बेस तक पहुँचने का रास्ता हो गया HTML, पाँचवा फाइल का नाम हो गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा URL। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये प्रोटोकॉल का नाम, ये स्लैश हो गया, ये डोमेन नेम हो गया, ये पहुँचने का रास्ता हो गया। तो इस प्रकार से ये। अब इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन से हैं, तो TCP/IP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो है अलग अलग, प्रयोग साथ में होता है लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। TCP/IP क्या है, ये दो प्रोटोकॉल हैं, दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन इनका प्रयोग साथ में होता है। प्रयोग कैसे होता है, जो TCP होता है वो छोटे समूह में विभाजित करके भेजता है, जबकि IP क्या है, प्रत्येक पैकेट को एक विशेष पता देता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है, ये पहले बता दिया मैंने, ईमेल भेजने के लिए प्रयोग में किया जाता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जबकि ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल प्राप्त करने के लिए यूज होता है।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है कि फाइल स्थानांतरित करने के लिए या कोई फाइल में डाटा, टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र भेजने के लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज होता है। अगला है हमारा गोफर प्रोटोकॉल। यह भी एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट खोजना प्राप्त करना, मतलब कोई दूसरी जगह कंप्यूटर रखा हुआ है तो उसमें जो है डॉक्यूमेंट को खोजने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। टेलनेट क्या है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। टेलनेट क्या है? दो कंप्यूटरों को जोड़ जाता है। तो जैसे एक कंप्यूटर ये रहा, एक ये रहा, तो इसमें हम टेलनेट को अब डाउनलोड करेंगे, इसमें भी टेलनेट को डाउनलोड करेंगे। तो टेलनेट में जो यूज़र आईडी और पासवर्ड इसमें बनाया जाएगा, अगर वो हम इस वाले कंप्यूटर में डाल देंगे तो इस कंप्यूटर के माध्यम से हम इस कंप्यूटर को मॉनिटर कर सकते हैं। तो जो इस वाले कंप्यूटर में चलेगा वो हमें यहाँ पे सारा दिखाई देगा। तो ये टेलनेट जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम कर सकते हैं। अगला क्या है? डब्ल्यू। इस पर लाखों वेब पेज डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर TCP/IP का प्रयोग किया जाता है और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जिसका 1989 में विकास किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। www पर प्रयुक्त भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XHTML एक्सटेंसिबल HTML हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसरी। तो ये जो भाषाएं जो हैं www जो है हमारी उस पर वेबसाइट पर यूज की जाती हैं। अब वेब ब्राउज़र की बात करें तो www पर प्रयुक्त वेब ब्राउज़र के माध्यम से हम कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्राउजिंग या सर्फिंग जो है उस प्रक्रिया को कहते हैं। सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। ये किस पर कार्य करता है? HTTP पे कार्य करता है। एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। जैसे गूगल क्रोम है, फ़ोन में हम कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल क्रोम में, तो ये वो ब्राउज़र होता है। सर्च इंजन क्या है? www पर सूचना में मददगार होता है। जैसे हमें किसी चीज़ का पता ना हो तो हम गूगल खोलेंगे और कुछ भी डाल देते हैं, जैसे फिजिक्स नोट्स डालने हैं तो उससे संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सर्च इंजन पे दिखा देता है, जैसे गूगल, याहू। तो इस प्रकार के सर्च इंजन होते हैं जब हमें किसी वेबसाइट का ना पता हो तो सर्च इंजन उस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट हैं वो सारी हमारे सामने शो कर देता है। अब कुछ डेफिनेशन के रूप में देख लेते हैं। नेटवर्क तथा डाटा सुरक्षा। स्पैम क्या होता है? जंक ईमेल जो होती हैं, जब अनेक व्यक्तियों को भेजा गया अवैध रूप से ईमेल, कोई हमें फर्जी ईमेल भेजता है तो उसे क्या कहते हैं? हम स्पैम कहते हैं। तो जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साइबर वारफेयर क्या है? तो जब किसी अन्य राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क से डाटा चुराया जाता है तो उसे साइबर वारफेयर कहते हैं। साइबर क्राइम क्या है? कि कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से कोई गैर कानूनी काम करना साइबर क्राइम कहलाता है। फायरवॉल क्या है? कि कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रोकना, मतलब जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें कोई बाहरी व्यक्ति या कुछ सेंध करे, कुछ मतलब कुछ गलत काम करने की कोशिश करे तो उसे फायरवॉल कहते हैं। प्रॉक्सी सर्वर क्या है? ये भी अनाधिकृत उपयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। कुकीज़ क्या है? कि किस यूज़र ने वेबसाइट पर कितनी बार विजिट किया है, मतलब किसी वेबसाइट पर कोई कितनी बार विजिट कर रहा हो तो उसे कुकीज़ कहते हैं। साइबर लॉ में DOS का मतलब क्या होता है? तो डेनियल ऑफ सर्विस जो है इसका मतलब होता है। वायरस जो कंप्यूटर में आता है उसकी फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, वो इसकी फुल फॉर्म होती है। अब आगे देखते हैं वायरस क्या है। तो वायरस क्या है? एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है जो कंप्यूटर कार्य पद्धति को प्रभावित करता है। तो कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर जो है चलने में दिक्कत करता है और उसकी कार्य पद्धति प्रभावित होती है। तो वायरस के जो प्रकार है वो देख लेते हैं। WORM, ये एक वायरस अपनी कॉपी स्वयं बनाकर कंप्यूटर की मेमोरी भरता है। तो जो बॉम वायरस होता है ये अपनी कॉपी खुद ही बनाता रहता है, कितनी सारी कॉपी बना देता है जिससे कंप्यूटर की मेमोरी खुद ही भरती रहती है और जो मेमोरी है वो क्षति होने लगती है। मालवेयर क्या है? इसके अंतर्गत सभी वायरस आते हैं, सभी वायरस इसी के अंतर्गत आते हैं। मालवेयर भी एक वायरस है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स का जो कार्य है वो कंप्यूटर पर कार्य करते हुए उसके पीछे अन्य गतिविधि करता रहता है। अगर ट्रोजन हॉर्स वायरस तुम्हारे कंप्यूटर में है तो अगर तुम कुछ और काम कर रहे हो तो उसके पीछे वो अन्य काम भी करता रहता है। कीलॉगर क्या है? कीलॉगर इस प्रकार का वायरस है कि क्या क्या आपने जो कीबोर्ड है आपने क्या क्या उसमें टाइप किया तो उस सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है कीलॉगर। स्पाईवेयर क्या है? ये एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो किसी कंप्यूटर में डाल दिया जाता है तो वहाँ से आप उस कंप्यूटर का सारी चीज़ें
देख सकते हैं कि उस कंप्यूटर में क्या क्या किया जा रहा है। तो स्पाईवेयर, इसे जासूसी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये किसी के कंप्यूटर में डालकर उसकी जानकारी चुराना जो है स्पाईवेयर कहलाता है। हैकिंग क्या है? नेटवर्क में घुसकर डाटा या सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया जो है वो हैकिंग कहलाती है। टाइम बम वायरस क्या है? तो ये वायरस किसी निश्चित समय पर एक्टिव होता है। मतलब अगर किसी कंप्यूटर में हमने डाल दिया कि ये कल से अब शुरू करेगा अपना काम, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है काम करता है वायरस, ये टाइम बम वायरस हो गया। फिशिंग क्या है? फिशिंग भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो इंटरनेट उपयोग करता है उनसे उनकी यूज़र आईडी और पासवर्ड की सूचना जो है अवैध रूप से प्राप्त करने की जो प्रयास किया जाता है किसी भी द्वारा, वो फिशिंग कहलाता है। एंटीवायरस क्या है? तो वायरस को रोकने के लिए जो एंटीवायरस यूज किए जाते हैं, तो उसको आप नाम देख सकते हैं, नॉर्टन, बिट डिफेंडर, मैकएफी, कैसपर्सन की, एबीजी, सिमेट्रिक, अवस्था जो है ये एंटीवायरस हैं। नेटवर्क सुरक्षा में WEP का क्या नाम है? तो वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। फ्लॉपी डिस्क से जो आया वायरस होता है वो क्या कहलाता है? तो बूट सेक्टर वायरस कहलाता है। तो एंटीवायरस के जितने भी नाम हैं तो पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा एंटीवायरस है। एंटीवायरस होता क्या है? ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ये भी पूछा गया था एग्जाम में। अब आगे देखते हैं इंटरनेट के उपयोग। इंटरनेट के जो उपयोग हैं, इंटरनेट को इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज रे टॉमलिंसन ने की है। क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ये काम करता है। टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो फाइल संलग्न कर भेजने की जो प्रक्रिया है वो अटैचमेंट कहलाती है। जब ईमेल के साथ कोई टेक्स्ट, फोटो संलग्न करके भेजते हैं तो वो अटैचमेंट कहलाता है। प्रोटोकॉल की बात करें तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है, जबकि POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। SMTP प्रोटोकॉल मेल भेजने के लिए, POP मेल प्राप्त करने के लिए। ईमेल एड्रेस की बात करें तो ईमेल एड्रेस इस प्रकार का होता है जिसमें जैसे विनय कुमार ओझा @yahoo.com इन, तो ये तो यूज़र हो गया विनय कुमार ओझा, इतना यूज़र नेम हो गया। ऑलरेडी आता ही है ईमेल एड्रेस में। याहू जो है जो ईमेल बनाने की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो या तो याहू भी हो सकता है यहाँ पे, या गूगल भी हो सकता है। और बाकी आगे जो होता है वो co.in जो है वो डोमेन नेम एक्सटेंशन होता है। सॉरी, गूगल नहीं, जीमेल हो सकता है यहाँ पे, विनय कुमार ओझा @gmail.com इन। तो जीमेल प्रोवाइड करा रहा है या याहू प्रोवाइड करा रहा है, ये प्रोवाइड्स कराने वाली सर्विस होती हैं। अभी आप आगे देखेंगे। यूज़र नेम क्या है? ईमेल सर्वर एक यूज़र का एक ही बार प्रयोग कर सकता है। @ सिंबल कहलाता है, ये ईमेल में स्वतः जुड़ जाता है। डोमेन नेम उस सर्वर का नाम जो ईमेल प्रदान करता है, डोमेन नेम कहलाता है। तो जैसे याहू हो गया या जीमेल हो गया, इस प्रकार का जो है ये ईमेल प्रदान करने की सेवा प्रदान करते हैं। ईमेल क्या है कि 64 करैक्टर तक ही हो सकता है, मतलब इसमें यूज़र नेम में जो है 64 करैक्टर तक हो सकते हैं। केस सेंसिटिव होता है, बड़े छोटे अक्षर का ध्यान रखा जाता है। जैसे विनय कुमार ओझा है तो अगर बी बड़ा है तो बड़ा ही लिखेंगे, छोटे बी से काम नहीं चलेगा। खाली स्थान नहीं होता इसमें। A से Z, 0 से 9 कुछ विशेष चिन्ह इसमें हो सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट की बात करें तो प्रोफेसर JN वर्नेस ने 1950 में सोशल नेटवर्किंग साइट की शुरुआत की थी। फेसबुक 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने शुरू की। ट्विटर, माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहते हैं इसे, जैक डोर्सी ने 2006 में शुरू की। यूट्यूब, स्टीव चैन, जावेद करीम, चॉड हली जो है 2005 में शुरू की। ब्लॉग की बात करें तो जो ब्लॉग आजकल यूट्यूब में बनाए जा रहे हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है वेब प्लस लॉग। ईमेल 2 भागों को स्वतः पूरा कर लेता है। अगर ये चीज़ें आप ना भी करेंगे तो ये स्वतः पूरा हो जाता है। एक तो फ्रॉम और दूसरा डेट का कार्य है। चित्र, रेखा चित्र, डाटा स्टोर जो है करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वो मल्टीमीडिया कहलाते हैं। जैसे GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। JPEG हो गया, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। कुछ सॉफ्टवेयर है जैसे अडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर हो गया, कोरल ड्रा हो गया, 3D स्टूडियो हो गया, ये मल्टीमीडिया से संबंधित सॉफ्टवेयर हैं। कुछ एक्सटेंशन हो गए जैसे JPEG के लिए JPG यूज करेंगे, और फोटो के लिए, फाइल के लिए, ऑडियो वीडियो के लिए जो है इन सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। एनालॉग संकेत हैं, उसको माइक्रोफोन द्वारा विद्युत तरंग में बदल दिया जाता है, वो फिर डिजिटल डाटा के रूप में सेव हो जाता है, जिसे कंप्यूटर डिजिटल डाटा के रूप में ही स्वीकार करता है। फिर से विद्युत तरंग जो है स्पीकर हेडफोन के माध्यम से एनालॉग ध्वनि में बदली जाती है। तो ये आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। सबसे पहले विंडोज़ 3 1990 में बनी, विंडोज़ 95 1995, विंडोज़ 98 1998, विंडोज़ XP जो है 2004 में, विंडोज़ 7 2009 में, विंडोज़ 10 का निर्माण 2015 में हुआ। फाइल की बात करें तो फाइल 2 भागों से बन के होती है। एक तो नाम होता है उसमें, उसका एक एक्सटेंशन होता है।
ये जो नाम होता है वो यूजर द्वारा दिया जाता है। और कितने कैरेक्टर हो सकते हैं इसमें? 255 कैरेक्टर तक इसमें हो सकते हैं। जबकि फाइल सेव पर कंप्यूटर इसे स्वतः दे दिया जाता है। जो एक्सटेंशन होते हैं जैसे EXE, DOC, DAT, TXT, ये एक्सटेंशन कंप्यूटर द्वारा स्वयं दे दिए जाते हैं कि किस फॉर्मेट में आप उसको सेव कर रहे हैं। अगला है हमारा OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में बना था। 1978 में किसी नेटवर्क में दो यूज़र के मध्य संचार करने के लिए एक रेफरेंस मॉडल की तरह कार्य करता है। मतलब एक प्रेषण हो गया, एक प्राप्तकर्ता, उसके बीच में जो डाटा संचरण होता है उसमें जो लेयर काम करती हैं उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं कि नेटवर्क में जो डाटा सूचना सेंड की जाती है और फिर रिसीव कैसे होती हैं। उसके लिए 7 परत होती हैं। सातों परत देख लेते हैं। OSI मॉडल में 7 परत होती है। कौन कौन सी? फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ये 7 परत होती हैं। पूछा था एग्जाम में कि इनमें से कौन सी परत नहीं थी, तो सातों आपको याद रखनी है। जो खाली फिजिकल परत होती है खाली हार्डवेयर होती है, बाकी 6 परत जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर से संबंधित है। फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, ये 4 परत जो है इंफॉर्मेशन से संबंधित है। जबकि सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन ये डाटा से संबंधित परत होती हैं। अब इनके काम देख लेते हैं। फिजिकल परत जो है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वोल्टेज, डेटा ट्रांसफ़र रेट को नियंत्रित करती है। डेटा लिंक क्या है? डाटा को फ्रेम और पैकेट में संगठित करती है और त्रुटि का पता लगाया जाता है इसके परत के माध्यम से। नेटवर्क परत जो है वो डेटा का रूट तय करती है कि किस माध्यम से उसको जाना है। ट्रांसपोर्ट क्या है? कि डेटा को रिसीवर तक पहुंचाने का कार्य जो है ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया जाता है। पहुंचाने का कार्य ट्रांसपोर्ट, वैसे ही समझ में आ रहा है। इस परत में सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स तय होता है कि सेशन परत जो है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स जो संचार की विधि थी वो हमने पहले बता भी रखी है, तीनों विधि हैं कि किस प्रकार से डाटा उससे भेजा जाएगा। प्रेजेंटेशन जो है नेटवर्क की सुरक्षा, फाइल ट्रांसफ़र संबंधी नियम निर्धारित करता है प्रेजेंटेशन। एप्लीकेशन क्या है? ये OSI मॉडल की पहली परत होती है। जैसे ईमेल सर्विस जो है इसी एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। आगे बात करते हैं संख्या पद्धति। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी संख्या को निरूपित करने के लिए उस संख्या पद्धति का आधार होना तय है। जैसे दशमलव संख्या पद्धति है उसके लिए आधार 10 हो गया। 0 से 9 तक के अंक इसके लिए यूज किए जाते हैं। द्विआधारी संख्या में 0, 1 बाइनरी अंक, इसका आधार 2 हो गया। हेक्साडेसिमल में 16 अंकों का यूज होता है, जैसे 0 से 9 तक। फिर ABCDEF तक जो है 16 आधार हो गया। ऑक्टल संख्या पद्धति में 0 से 7 8 आधार हो गया। तो इसमें हम देख लेते हैं कि किसी भी संख्या को, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि द्विआधारी से दशमलव में बदलिए या हेक्साडेसिमल में बदलिए, तो हम इसे बदलना बताते हैं आज कैसे बदलते हैं। तो जैसे 25 का 10 है तो ये दशमलव पद्धति में है, क्योंकि दशमलव का आधार हमें पता है कितना है, 10 है। तो अगर कहीं पे 10 लिखा हुआ है नीचे तो वो दशमलव पद्धति में है। अगर 2 लिखा है तो द्विआधारी में है। हेक्साडेसिमल में तो 16 लिखा हुआ होगा नीचे। ऑक्टल संख्या में तो 8 लिखा हुआ होगा नीचे। तो ये इस टाइम जो है 25 का नीचे 10 लिखा हुआ है तो ये दशमलव पद्धति में, इसको हमें द्विआधारी में परिवर्तित करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने 25 लिख दिया, यहाँ पे हमने शेष लिख दिया। तो 2 से 25 को भाग दिया तो 12 बार, शेष कितना बचा? 1। फिर 2 से भाग दिया 6 बार, शेष बचा 0। फिर 2 से 6 को भाग दिया 3, शेष बचा 0। फिर 2 से 3 को भाग दिया 2 ही करना 2, फिर 1 बचा शेष। फिर 2 से 1 को भाग दे रहे हैं तो 0 बार जाएगा और 1 शेष बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये लिखा हमने। फिर इसे नीचे से ऊपर के क्रम में हम लिखते हैं 1 1 0 0 1। तो 1 1 0 0 1, तो ये द्विआधारी में परिवर्तित हो गया हमने यहाँ पे, क्योंकि 2 से भाग दिया। अगर हेक्साडेसिमल में बदलते तो हम 16 से भाग देते, और ऑक्टेल में बदलते तो हम 8 से भाग देते। तो इस प्रकार से अगर हमने द्विआधारी में बदला है तो हमने 2 से इसमें भाग किया। तो ये दशमलव में था, इसको हम द्विआधारी में किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 25 के नीचे दशमलव 10 जो 10 लिखा हुआ है तो इसको द्विआधारी में कैसे इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इसका बेस कितना हो गया? 2। अब इसको हमें वापस बदलना हो तो फिर कैसे बदलेंगे? अगर हमें ये दे दिया और हमसे पूछा कि इसे दशमलव में बदलें, तो हमें बदलना है ये जो 1 1 0 0 1 है हमने ऊपर लिख दिया। फिर हमने क्या कह रहा है, 2 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करा 1 आ गया। 2 की पावर 0 में मल्टीप्लाई करा 0 0, ये भी 0 आएगा। 2 की पावर 3 8 हो गया, तो 8 ही का ना 8 आ गया। 2 की पावर 4 हो गया 16, तो 16 का ना 16 आ गया। फिर इन सबको जोड़ दो, 25 आ गया। 25 के नीचे हमने 10, हमें पता ही है दशमलव पद्धति में 10 लगता है, तो ये आ गया। तो ये दशमलव से द्विआधारी में परिवर्तित किया, ये द्विआधारी से दशमलव में परिवर्तित किया।
अब इस प्रकार से दशमलव का ऑक्टल में परिवर्तन करना है। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो वहाँ हमने द्विआधारी में परिवर्तित किया था तो हमने 2 से भाग दी थी। यहाँ पे हम 8 से भाग देंगे तो 8 से भाग करके हमारा फिर से ये बन गया 1474, 1474 तो ये 8 आ गया। अगर इसे फिर से चेंज करना हो तो 1474 ऊपर लिखा हमने, जैसे वहाँ पे 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया था, उस प्रकार से इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये फिर से चेंज हो जाएगा दशमलव में। इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल में बदलना हो तो 16 से भाग करते हैं। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 16 से हमने भाग की तो 16 की भाग करी 26 आया, 15 शेष बचा, फिर 16 से भाग करी 1 आया, 10 शेष बचा, फिर 16 से भाग की तो 0 1 शेष बचा, तो 1 10 15 इस प्रकार से आया ये। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 0 1 2 3 ये ऊपर के जो हैं इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से 9 तक तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर 10 आता है तो उसको फिर हम ए लिखेंगे, 11 को बी लिखेंगे, 13 को सी और 13 को डी लिखेंगे, 14 को ई और 15 को एफ और 16 को हम लिखेंगे 10। तो हमारा क्या आ रखा है, एक आ रखा है तो एक हमने ऐसे लिख दिया। ए को क्या लिखेंगे हम, ए के नीचे है 10 तो 10 लिख दिया हमने, और एफ के नीचे क्या है 15 तो हमने 15 लिख दिया। हेक्साडेसिमल में परिवर्तित किया तो हमने नीचे 16 लिख दिया। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब बाइनरी मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होती है 0 या 1 बिट। बाइनरी अंक जो होते हैं 0 1 होता है, जिसे 0 ऑफ करना और 1 को ऑन करने के रूप में जाना जाता है। बिट जो है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, जबकि बाइट क्या है, इसमें एक कैरेक्टर को लिखा जाता है, मिनिमम 8 उसका होता है, जबकि मैक्सिमम 64 बिट का होता है एक कैरेक्टर, मतलब एक अक्षर जो लिखा जाता है। किसी अक्षर या करैक्टर को दर्शाने के लिए कम से कम 8 बिट की ज़रूरत होती है, जबकि मैक्सिमम 64 बिट की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर इसी मेमोरी में ही प्रोसेस करता है, क्योंकि करैक्टर में ही प्रोसेस करता है। तो जो कंप्यूटर की अगर मेमोरी की बात करें तो सबसे छोटी इकाई जो है प्रोसेस करने की वो बाइट कहलाती है। कंप्यूटर की बात करें मेमोरी की तो 1 बिट हो गया, फिर एक निबल में 4 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, फिर उसके बाद KB MB GB TB करके आपको सीरियल वाइज याद रखना है, और 1024 आपको आगे लगाते रहना है। फिर 1024 में 2 की पावर 10 आती है, तो 2 की पावर 10 से आप गुणा करते चलेंगे, 2 की पावर 10 20 आ गया यहाँ पे, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40। तो इस प्रकार से इस फॉर्म में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो येटाबाइट तक आपको याद रखना है, GB TB पेंटाबाइट एक्साबाइट जेटाबाइट और येटाबाइट। आगे बात करें तो BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल हो गया। ASCII जो हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसमें कुल 256 करैक्टर होते हैं, 0 से 255 तक संख्या निरूपित करता है। यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, NAND गेट और NOR गेट जो है ये यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक गेट कहलाते हैं, मतलब यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। कौन कौन से, NAND NOR गेट, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के परिपथ का निर्माण कर सकते हैं। तो ये दोनों गेट इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, मेल मर्ज क्या होता है। यह एक वर्ड प्रोग्राम की सुविधा है। एक ही तरह की सूचना अलग अलग स्थानों या अलग अलग व्यक्तियों तक भेजने की जो प्रक्रिया है वो मेल मर्ज कहलाती है, जब एक ही मेल को हम अन्य अलग अलग लोगों तक भेजते हैं। शॉर्टकट बटन की बात करें तो टैब का प्रयोग जो है विकल्प में आगे बढ़ते हैं या टेबल में अगर हमें अगले खाने में जाना हो। होम का प्रयोग सर्किल या विंडो के प्रारंभ में पहुँचने के लिए, एंड का अंत में पहुँचने के लिए। एस्केप का क्या है, जो हम वर्तमान कार्य कर रहे हैं उसको समाप्त करने के लिए। डेल का प्रयोग डिलीट करने के लिए। शिफ्ट डेल का प्रयोग जो है रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि रिसाइकिल बिन में जो डिलीट करी चीज़ें हैं वो रिसाइकिल बिन में जाती हैं, अगर वहाँ पे भेजे बिना ही हम परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो वो शिफ्ट प्लस डेल की उससे प्रयोग से हम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का क्या यूज है, तो विंडोज़ टास्क मैनेजर खोलना। कंट्रोल प्लस होम का यूज डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाना। विंडोज़ प्लस लोगो प्लस एल का यूज है कंप्यूटर लॉक करना। अब शॉर्टकट की ओर देख लेते हैं। कंट्रोल X का यूज कट के लिए, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल B पेस्ट, कंट्रोल Z अंडो, जैसे हमने कुछ चीज़ मिटा दी उसको वापस लाने के लिए अंडो कर दिया। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल U, सबको सिलेक्ट करने के लिए पूरे उसको कंट्रोल A, और न्यू डॉक्यूमेंट खोलना हो तो कंट्रोल N का यूज हम करते हैं। अब लॉजिक गेट के बारे में देख लेते हैं। लॉजिक गेट जो होते हैं वो बेसिक गेट जो होते हैं OR AND नोट, जो किसी की सहायता से नहीं बनाए जाते हैं, जबकि जो दूसरों की सहायता से बनाए जाते हैं NAND गेट, NOR गेट, जोर गेट, एक्सनोर गेट। और गेट की बात करें तो अगर इसमें हम इनपुट 0 A से इनपुट B से देंगे तो A + B 0 आएगा। 0 इनपुट B का इनपुट 1 आया तो A आएगा इनपुट आउटपुट में। यहाँ से इस प्रकार से आप आउटपुट देख सकते हैं।
एंड गेट की बात करें तो इसका सिंबल जो होता है वो ए डॉट बी होता है या ए एंड बी होता है। जीरो इनपुट ए आया, बी का इनपुट जीरो तो जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो वन जीरो आएगा, वन जीरो जीरो वन वन वन, तो ये एंड गेट हो गया। नॉट गेट में उल्टा होता है, ए है तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो ए के ऊपर बार आ जाएगा, जीरो है तो वन आउटपुट मिलेगा, वन है तो जीरो आउटपुट मिलेगा। उसके बाद एन एंड डी गेट की बात करें तो ये जो ए बी गेट है मतलब एंड गेट है, नोट प्लस एंड से मिलकर बना होता है। तो जो एंड गेट है उसका ऊपर हमने बार लगाते हैं तो जो उसका उल्टा हो जाएगा, जीरो है तो वन आ जाएगा, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो आ जाएगा। इस प्रकार नोट गेट जो है ये और गेट का उल्टा होता है। और गेट के जो भी हमें सिंबल मिल रखे हैं इतना तो ये और गेट हो गया, फिर उसको हम नोट गेट और जोड़ देते हैं इसमें, तो ये उसको उल्टा आ जाएगा, वन से जीरो, वन से जीरो, जीरो से वन, वन से जीरो। ये इसके सिंबल हैं। और गेट का ये हो गया ए प्लस बी, एंड गेट का ए डॉट बी, नोट का ए के ऊपर उल्टा लग जाता है मतलब जीरो है तो वन आ जाएगा, आउटपुट में उल्टा मिलता है। नोर गेट जो है और प्लस नोट से मिलकर बनता है। एन एन डी नेट गेट जो हो गया वो एंड प्लस नोट से मिलकर बनता है। अब यहाँ से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये नोर और नैंड गेट जो है ये यूनिवर्सल गेट होते हैं, इससे किसी भी प्रकार के परिपथ का निर्माण किया जा सकता है। अब ये कुछ फुल फॉर्म है, इसको आप देख लेना, इसको मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, फुल फॉर्म है कुछ कंप्यूटर में जो यूज की जाती है। तो यहाँ पे आज जो है हमारा, अब यहाँ से देख लेते हैं कुछ। चार्ल्स बेबेज जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। टिम बर्नर्स ली को जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कहा जाता है। बॉन न्यूमैन जो है कंप्यूटर विकास में सर्वाधिक योगदान दिया, बॉन न्यूमैन ने। जॉन वार्डिन, विलियम शॉकले, वाल्टर बेटन जो है इन्होंने ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जो जर्मेनियम सिलिकॉन से बना होता है। जैक किल्बी, रॉबर्ट नोची ने आईसी का विकास किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का। एडम हासबर्ग ने जो है लैपटॉप का निर्माण किया जो लिथियम आयन बैटरी का उपयोग होता है इसमें। मार्टिन कूपर जो है इन्होंने मोबाइल फ़ोन का। थियोडर मैमन ने लेज़र का, और डगलस इंजलवर्थ ने माउस का प्रयोग किया है। तो ये हमारा जो है आज 3 वीडियो में पूरा कंप्यूटर समाप्त हो गया है। इससे अच्छा कंप्यूटर मैं मानता हूँ कि आपको नहीं मिलेगा। ये 3 वीडियो आप अच्छे से देख लें तो आपको कुछ भी पढ़ने की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, जो आने वाले एग्जाम में वहाँ पे जो कंप्यूटर के प्रश्न हैं वो आप सारे कर पाएंगे एग्जाम में। तो जो 2 वीडियो पहले अपलोड की हुई हैं और एक ये वाली वीडियो, तीनों वीडियो आप अच्छे से देख लें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।